रात के तकरीबन 1:10 थे। नागपुर से निकलकर सांगोला जा रही कॉलेज की एक महिला टीम अपनी यात्रा के बाद वापस घर लौट रही थी। बस में माहौल आराम का था। कुछ हंस रहे थे, कुछ मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे और कुछ नींद में खोए थे। बस के ड्राइवर का नाम गोपाल मामा था। साथ में सह ड्राइवर रमेश और टिकट कॉलेक्टर विजय भी थे। बस के पिछले हिस्से में 4 दोस्त नेहा, काजल, रिया और अनु मुस्कुराते हुए सीटों पर झूल रहे थे। बीच बीच में दाईं खिड़की के पास एक आदम कद आकृति दिखी। एक पुराना टूटा हुआ हॉल्टिंग रूम जो परसों भीड़ भाड़ में दिखा था। बस की रोशनी थमी और फिर बढ़ी। किसी को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बस ने अचानक तेज ब्रेक ली। नेहा ने आगे झांका तो देखा सड़क के किनारे एक खंडहर होटल कला सा ठिठका हुआ था और उसके दरवाजे पर एक लाल झंडा लटक रहा था। बस रुकी नहीं। ड्राइवर ने कहा, अरे कुछ नहीं, आगे चले। पर बस वही हॉल्टिंग रूम के आसपास की सड़क पर बार बार घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग को मोड़ दिया। फिर बस एक सुनसान गली में आकर रुकी। चारों तरफ पेड़ और धुंध। बस के अंदर एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। रमेश ने कहा, ये वाला रास्ता तो हमें पहले पार हो चुका था। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। वहीं पुरानी ट्रेन की बोगी, वही टूटी हुई झोपड़ी और वही ढलान। बस के दूसरे छोर से एक वृद्ध आया। गढ़े चेहरे पर एक आंख सूजी हुई और बोला, यहां नहीं रुकना चाहिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सबका मन कांप गया, पर किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की। तभी बस के पिछले हिस्से से ऊंची चीख बजी। अनु गायब थी। चारों दोस्त और बाकी यात्री चौंक कर उठे। नेहा, काजल और रिया बाहर झपटे। पास की झाड़ी में अनु की चप्पल मिली, पर अनु नहीं। कुछ देर बाद अनु खुद झाड़ी से बाहर निकली, आधा बेसुध, आंखों में भय। उसने कहा, कुछ टिके हुए हाथ मेरे हाथ पकड़ रहे थे। कोई कह रहा था, रुको। सबने उसे सहारा दिया और वापस बस में बैठा लिया। पर बस चलने पर फिर वही घुमाव आया, जैसे कोई चक्रवात उन्हें उसी जगह पर लटका देना चाहता हो। रात गहरी होती गई। बस बार बार उसी जगह पर आकर फंसने लगी। किसी ने कहा, हमें रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए, पर बस का डीजल कम था। उम्रदराज प्रिंसिपल मिस्टर पाठक, जो स्कूल की तरफ जा रहे थे, बोले, रास्ता नहीं बदलना है, बस चलाते रहो। पर रास्ता गोल गोल वहीं घूमता रहा। तब अचानक बस के आगे से एक खोया हुआ बच्चा दौड़कर आया, आंखों में अजीब चमक, और बोला, यहां से लौटो, वरना आप वहीं घूमेंगे जहां मैं फंसा हूं। उसकी आवाज मानो हवा से निकली हो। बस के भीतर कुछ लोगों ने सिर पकड़ा, बुखार जैसा, थकान जैसा। तभी ड्राइवर ने देखा कि गाड़ियों का कांच टूट चुका है और बाहर की सड़क एक गांव की तरह बदल गई। वेलकम टू मैडगॉन, गाड़ियों बोर्ड पर लिखा हुआ। बस के एक यात्री राजीव नाम का जोर से बोला, ये मेरा गांव है। सब खुश हुए कि आराम मिल जाएगा, पर जरा ही आगे जाकर उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच 2-3 लाशें पड़ी हैं। घावों से सारा रक्त फैला हुआ। सबके कदम थम गए। गांव के बीचों बीच एक समूह खड़ा था, उनके चेहरों पर बेरहमी की मुस्कान। उसी भीड़ में से एक ने कहा, उसे दोषी मानो, उसे सार्वजनिक तिरस्कार चाहिए, चाकू लेकर आओ। वही आवाजें अचानक नेहा के कानों में दोहराईं और उसकी सांसें तेज हुईं। उसने पीछे मुड़ देखा। बस के पिछले हिस्से पर राहुल, जिसका पूरा चेहरा आधा चमक रहा था, आंखें लाल, मुस्कुरा रहा था। सबको लगा शायद राहुल डर के कारण खेल कर रहा है, पर तभी राहुल ने उठकर चिल्लाया, वो पीछे वाला आदमी झूठ बोल रहा है,
वो हमारी मदद नहीं कर रहा। पर तभी जैसे ही राहुल ने कहा, भीड़ ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हड़बड़ी में बस के शीशे टूट गए, कांच के टुकड़े यात्रियों के शरीर में घुस गए। सब दर्द में रोए, पर कोई होश में नहीं आया, जैसे किसी ने उनकी चेतना ही चुरा ली हो। धीरे धीरे एक एक कर कुछ लोग गायब होना शुरू हुए। बस के बाहर से चीत्कार सुनाई देते और लौटकर शव आ जाते, पर शव में जान नहीं होती थी। नेहा ने देखा कि राहुल की आवाज कमजोर पड़ रही थी, और तभी राहुल की पीठ से एक काली परछाई बाहर निकली, धुएं जैसी, और उसने बस में वापस उतरकर लोगों के दिमाग से चाबी निकालनी शुरू कर दी। सभी यात्री अपनी अपनी यादों में उलझकर गुम हो गए। वहीं बस के पिछले हिस्से में बैठा टिक्का, एक शांत प्रकृति लड़ाका, अचानक उठकर बोला, इसका नाम विच्छल है, जो थके हुए यात्रियों को पकड़ता है। सबने उसे हंसी में उड़ा दिया, पर टिक्का की आंखों में गंभीरता थी। जब सुबह आएगी तभी इसका सामर्थ्य घटता है, उसने कहा। नेहा ने उसे धीरे से पूछा, फिर हमने सुबह तक कैसे बचना है? हमारा डीजल भी कम है, टिक्का ने कहा। हमें उस चीज को उस मृत शरीर से निकालना होगा जिस पर उसने कब्जा किया है। सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली, किस पर शक करें, किस पर विश्वास। बस में टकराहट की आवाजें उठी और आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। अचानक बस के अंदर किसी ने रोकर कहा, मैं नहीं कर सकती। और वहीं बस के बीचों बीच से प्रिया, जिसे सब छोटी समझते थे, उठकर आई। उसकी आंखें जैसे कांच की तरह ठंडी थी और आवाज में कुछ परछाई थी। मेरे बुरा मत मानो, उसने कहा। मुझे तुम लोग उसी रात अपने आप पर छोड़ गए थे। और उसी क्षण प्रिया ने पीछे बैठे शांत वाले टोकन का कलेजा तेज वार से काटकर उसे गिरा दिया, और उसकी देह पर से काली धुंध अलग होकर बाहर निकल आई। सब कुछ एक क्षण में तेजी से घटित हुआ। हंसी, चीख, पुकार। प्रिया ने कहा, मैं वह हूं जिसने खुद को पुत्र भाई साबित करने के लिए ये सब किया। पर तभी नेहा ने देखा कि प्रिया के हाथ में जो धारदार चीज थी वह किसी कठोर लकड़ी का टुकड़ा था, जिसे बस के फर्श से उठाकर उसने मोड़कर धारदार बना लिया था। नेहा ने हिम्मत जुटाई, उसने पास बैठी रिया का हाथ पकड़ा और कहा, भाइयों और बहनों, यह हमारा जो इसके अंदर है वह हमें खा जाएगा। एक संजीदा योजना बनाई गई। बस का दरवाजा खोलकर जोर से हॉर्न बजाया गया। आसपास की भीड़ ने फिर हमला किया, पर इस बार यात्रियों ने मिलकर बस से बाहर उठकर एक छोटी दीवार खड़ी कर दी, पत्थर और लोहे की रॉड से। अनु ने फर्श से एक कड़ा लोहे का टुकड़ा निकाला और प्रिया पर वार कर दिया। प्रिया चीखी, उसकी आवाज किसी और की थी, और जैसे ही उसे चोट लगी, उसकी देह से काली परछाई निकली और विघटित हो गई। परंतु परछाई अंधकार में उड़ गई और बस के बाहर जाकर किसी पेड़ पर चिपक गई, और फिर धुएं की तरह हवा में बिखर गई। सुबह हुई। धीरे धीरे सूरज की हल्की रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। जहरीली थकान गहराई से कम हुई। गांव के लोग, जो रात पहले दरिंदों की तरह लगे थे, अब आम मानुष बनकर खड़े दिखे, जैसे किसी ने जादू सा कर दिया हो। नेहा और बाकी लोग थके मांदे पर सुरक्षित थे। बस का ड्राइवर गोपाल मामा, जिसे सबने बचाया था, धीरे से बोला, शायद आज हम बच गए, पर याद रखना, हर अमावस पर फिर कहीं न कहीं वह लौटेगा। उनकी बातों में सच जैसा घुट रहा था, क्योंकि उसी दिन बस एक टीले के ऊपर से गुजरते हुए एक काले कण का गुच्छा हवा में उड़ता दिखा, और जैसे ही वह गुच्छा किसी खेत के कोने में गिरा, वहां के खरगोश का बदन सूख गया, और फिर वहीं पर एक पुरानी टहनी हंसी।